ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो, ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है अमानतुल्लाह को पुलिस ने घेर लिया है। जो कई दिन से फरार थे अमानतुल्लाह, केजरीवाल के करीबी विधायक, चुनाव जीत गए ओखला से, लेकिन पुलिस शिद्दत से तलाश रही थी। पुलिस ढूंढ रही थी अमानतुल्लाह कहां है। अमानतुल्लाह गायब थे, मिल नहीं रहे थे, लेकिन आखिरकार अमानतुल्लाह मिल गए। केजरीवाल के विधायक अमानतुल्लाह को पुलिस पिछले 3 दिन से ढूंढ रही थी। अमानतुल्लाह कहां है। अलग अलग राज्य, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, इन सब जगहों पर पुलिस दिल्ली की अमानतुल्लाह को ढूंढ रही थी, लेकिन अमानतुल्लाह गायब थे, फरार थे, छिपे थे। कहां गए थे किसी को नहीं पता। लेकिन अचानक आज अमानतुल्लाह प्रकट हुए। तस्वीर आप देखिए जरा। अमानतुल्लाह सामने आए और सीधे थाने पहुंचे। अमानतुल्लाह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। अमानतुल्लाह खान साहब आ गए हैं। अमानतुल्लाह खान साहब आ गए हैं। मीडिया कैमरों के सामने आए। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। मीडिया सवाल करती रही, अमानत इतने दिन कहां थे। पुलिस आपको ढूंढ रही थी, आपके घर पर, आपके कार्यालय पर, अलग अलग राज्यों में, लेकिन आपका अता पता नहीं था। ये देखिए, उसके बाद जामिया नगर थाने के अंदर अमानत पहुंचे हैं। पुलिस की पूछताछ में शामिल होने के लिए पुलिस ने उनसे सवाल जवाब शुरू किए। प्लीज बाहर सर, प्लीज सर, आप जाइए अरे सर प्लीज, हो गया। अमानतुल्लाह को आप देख रहे हैं, पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस ने उनसे लंबी पूछताछ और सवाल जवाब किए हैं। एक अपराधी को भगाने का, पुलिस के गिरफ्त से भगाने का आरोप अमानतुल्लाह पर है। पुलिस क्या करती है मेरे साथ ये भी सबको मालूम है। ये कुछ छुपा तो है नहीं, ये सब कुछ कहानियां हैं, वो पता है सबको। 3 दिन से पुलिस से भागते फिर रहे केजरीवाल के लाडले विधायक अमानतुल्लाह सामने आए तो पुलिस पर ही सवाल उठाने लगे। पुलिस क्या करती है मेरे साथ ये भी सबको मालूम है। ये कुछ छुपा तो है नहीं। अब मैं जाऊंगा तो बात करूंगा। क्या है बताओ, कौन से पुलिस वाले के इनके पास तो सब कुछ है ना, DVR है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं। भागा हुआ है, अब पकड़ा जाएगा। अरे मैं MLA हूँ, अपनी विधानसभा का MLA, मैं अपने घर मौजूद हूँ, आके घर मेरे पूछ लेते। भगोड़े यार को पुलिस की गिरफ्त से भगाने के आरोप में अमानतुल्लाह खुद फरार थे। 72 घंटे तक न उनका कोई पता था, न उनका फोन मिल रहा था। पुलिस खोजती फिर रही थी और दिल्ली के 3 बार के विधायक आंख में चोली खेल रहे थे। कोर्ट से जब गिरफ्तारी पर रोक लगी तो खुद चलकर थाने ऐसे पहुंचे जैसे कुछ किया ही नहीं। पुलिस के सामने अमानत की पेशी हुई। कई घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की और वो राज उगलवाने की भी कोशिश की, जिसके चलते केजरीवाल के विधायक पुलिस से भागते फिर रहे थे। अमानतुल्लाह खान ने तो पूछताछ की जगह भगोड़ा बनने का ज्यादा रास्ता चुना। धमकी देने का आरोप है, पुलिस को धमकी देने का आरोप है, जो एक अपराधियों को भगाने का आरोप है। अब देखिए जरा, अमानतुल्लाह पहुंचे पुलिस स्टेशन, क्योंकि पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी और वहां पहुंचे तो फिर उनसे पूछताछ शुरू हुई। पुलिस ने सवाल जवाब किए। 3 दिन से केजरीवाल के विधायक फरार चल रहे थे।
और आप विधायक अमानतुल्लाह का फोन भी बंद आ रहा था कि फोन स्विच ऑफ कर दिया इन्होंने। नोटिस के बाद भी वो पुलिस के सामने नहीं आ रहे थे। आज कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई तो अमानतुल्लाह 72 घंटे के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। फिर खुद चलकर जामिया नगर पुलिस थाने पहुंचे, कहा मैं विधायक हूं, पुलिस जांच में सहयोग को तैयार हूं। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी की निगरानी में सवाल किए, उनसे पूछा अगर भागे नहीं थे तो जांच में सहयोग क्यों नहीं किया, हत्या के आरोपी को भगाने में मदद क्यों की, हत्या के आरोपी शावेद से आपका क्या संबंध है, या कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए आपने ऐसा किया है। अमानतुल्लाह पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। इल्जाम है कि हत्या के एक आरोपी को भगाने में मदद की है। अमानतुल्लाह पर पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। अमानतुल्लाह को गिरफ्तारी का डर था, लेकिन कोर्ट से राहत मिली तो मीडिया और पुलिस पर बरस पड़े। कहा ना मैं कहीं गायब हुआ ना कहीं मैं भागा था, बताओ पुलिस कहां आई है, मैं तो घर पर ही था। जिस फोन पर बात कर रहे हैं वो तो मेरा फोन चोरी हो गया है, जिस फोन की पुलिस बात कर रही है ये मेरा इलाका है, सीधे सीधे तरीके से जाऊंगा, पुलिस मेरे साथ क्या करती है ये सबको पता है। पुलिस पर सवाल उठाते हुए अमानतुल्लाह थाने पहुंचे हैं तो बीजेपी ने केजरीवाल के विधायक पर सवाल उठाए। कहा केजरीवाल के विधायक बहुत बड़े अपराधी हैं, अमानतुल्लाह ने कुछ नहीं किया तो फिर भागना नहीं चाहिए था, आखिर वो पुलिस जांच से क्यों भागते हुए फिर रहे थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान अमानतुल्लाह जब सामने आए 72 घंटे बाद। गिरफ्तार करने के लिए मुझे 3 दिन से ढूंढते फिर रही है, सब चीजें बेकार की हैं, सिवाय मेरी इमेज खराब। कल बता दूं सीबीआई कोर्ट में, स्पेशल सीबीआई कोर्ट राउज एवेन्यू की, कल मैंने डेट ज्वाइन की है 10 बजे, जाके पता कर लेना आप, मैं हाजिर था, कहीं भागा हुआ नहीं था, मैं यहीं था, अभी यहीं से मिला हूं। 24 तारीख तक अब उनको कम से कम कोर्ट के अनुसार तो इस जांच में सहयोग करना चाहिए। बहुत बड़ा आरोप है, धमकी देने का आरोप है, पुलिस को धमकी देने का आरोप है। अमानतुल्लाह खान बेसिकली एक बहुत बड़ा अपराधी है जो दुर्भाग्य से राजनीति में है। तो बाकी कानूनी जो कार्य है कानून अपना काम करेगा। अमानतुल्लाह को 24 फरवरी तक दंडात्मक कार्रवाई से जरूर प्रोटेक्शन मिला है, संरक्षण मिला है, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि उनको जांच में शामिल होना होगा और सारी जो पूछताछ होगी सीसीटीवी के निगरानी में होगी, लेकिन उनको ज्वाइन करना है और 24 फरवरी के बाद मामला आगे बढ़ेगा। तो जो राहत मिली है वो सिर्फ अंतरिम तौर पर उनको दी गई है। केजरीवाल के विधायक अमानतुल्लाह जानते थे कि उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए वो पहले पहुंचे राउज एवेन्यू कोर्ट जमानत लेने के लिए कि दिल्ली पुलिस से बचने का एक तरीका है, गिरफ्तारी से बचने का तरीका कि जमानत मिल जाए। अब देखिए कोर्ट में क्या हुआ। आज केजरीवाल के करीबी विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी। अमानतुल्लाह पर मकोका यानी आतंकियों जैसा केस चलने वाला था, पुलिस की तैयारी थी, उन्हें खतरा दिखा तो दिल्ली की एक कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। आम आदमी पार्टी आप इतने दिनों तक क्या कर रहे थे, सवाल पूछा गया। कोर्ट ने पूछा आप इतने दिनों तक क्या कर रहे थे, जमानत अर्जी दाखिल करने में इतनी देरी क्यों की। तो अमानतुल्लाह के वकील ने कहा मैं कहीं भागा नहीं, अपनी विधानसभा क्षेत्र में ही था, दिल्ली पुलिस झूठे केस में फंसा रही है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा आप बिना अधिकार के किसी के घर में नहीं घुस सकते, अदालत में आप पूरा रिकॉर्ड और साक्ष्य लेकर आइए। उस समय गिरफ्तारी की बात नहीं थी, दिल्ली पुलिस ने कहा हम पकड़ कर ले जाते, पूछताछ करके छोड़ देते, लेकिन अमानतुल्लाह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। कोर्ट ने कहा क्या उस समय कोई सीसीटीवी फुटेज है। उस समय दिल्ली पुलिस ने कहा दरअसल उस समय लाइट चली गई थी। कोर्ट ने कहा क्या पुलिस ने मोबाइल पर कोई वीडियो बनाया है। दिल्ली पुलिस ने कहा जब वहां पुलिस पिट रही थी तो आखिर कैसे वीडियो बनाते। कोर्ट ने कहा 24 फरवरी को हम अगली सुनवाई करेंगे, तब तक रोक लगा रहे हैं अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर। पुलिस की जांच में अमानतुल्लाह को शामिल होना होगा, अमानतुल्लाह से पूछताछ सीसीटीवी की निगरानी में हो। कोर्ट ने यह आदेश सुनाया। सुनिए जरा वकील क्या कह रहे हैं। कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन दी है 24 तारीख तक। जामिया नगर पुलिस स्टेशन से नोटिस आया हुआ था उन्हें आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, शाम को 5 बजे वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे इन रिस्पॉन्स टू दैट नोटिस। इसके बारे में ही कोर्ट ने उनसे पूछा गया है, जिसका जवाब वो 24 तारीख को देंगे। पहले मुकदमा दर्ज होने का बेसिस समझा जा रहा है, एक बारी वो बेसिस क्लियर होगा तब धाराओं पे जाएंगे। और ये अमानत के बाद आज की एक और बड़ी खबर है, और खबर है आज संसद में संग्राम हुआ, घमासान हुआ और वक्फ रिपोर्ट पर यह हंगामा बरपा था।
संसद आपको लिए चलते हैं। आज वक्फ की जेपीसी रिपोर्ट पेश की गई। उससे पहले देखिए पीएम मोदी अमेरिका में थे। प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच गए। पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ अमेरिका में। भारतीय वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम कर रहे थे। पीएम मोदी अमेरिका में थे और भारत में संसद में वक्फ बिल की जेपीसी रिपोर्ट टेबल की गई। जगदंबिका पाल साहब ने रिपोर्ट टेबल की। आज की कार्यसूची में जनसंख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मिलित सूची पर और वक्फ रिपोर्ट टेबल होते ही संसद में हंगामा मचने लगा। सांसद हंगामा करने लगे। वॉकआउट यानी सदन छोड़कर सांसद चले गए। जैसे ही जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई, संसद में सांसद खड़े हो गए, हंगामा करने लगे और उसके बाद देखिए सदन से बाहर चले गए, वॉकआउट कर दिया। और न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी रिपोर्ट पेश की गई वक्फ की। तो उसके बाद देखिए जरा हंगामा शुरू हो गया। रिपोर्ट पेश करते ही सांसद नारेबाजी करने लगे। Bill 2024 as listed against my name at serial number 2 in today's list of business. Report of evidence of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024. वक्त संशोधन विधेयक 2024 ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसी के एंटी प्रोसीजर है। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। जैसे एनडीए का रिपोर्ट नहीं है, ये पार्लियामेंट का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है और इसके खिलाफ में अगर आप बोलते हैं तो आप अपना रिपोर्ट को आप खारिज कर रहे हैं। सब जल्दबाजी के अंदर किया जा रहा है। ये हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये जो वक्फ नाम पर जो गुंडई होती थी वो बंद होगी। हमारे मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान, उनकी ज़मीनों को कब्जाने का एक तरह से प्रयास है। ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव है उनका देश के हित के साथ उन्हें लेना देना नहीं है। सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज देश का मुस्लिम चाहता है कि हम देश के वजीर आजम का जो तीसरी बड़ी ताकत बनने का जो ख्वाब है उसमें देश का अल्पसंख्यक भी जुड़े। तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? फिर आप जेपीसी बनाने का मतलब क्या है? ये नाटक बंद करिए फिर। कमजोर करने वक्फ पर संसद में आज जबरदस्त घमासान दिखा। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को लेकर तलवारें खिंच गई। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गई। न सरकार रुकेगी न विपक्ष झुकने को तैयार है। अब वक्फ पर संसद में शुरू हो गई महाभारत। एक तरफ सरकार वक्फ में सुधार की बात कर रही है तो विरोधी मुसलमानों को बर्बाद करने का डर दिखा रहे हैं। पर आपको बताऊं आज संसद में क्या हुआ। देश की संसद में हंगामा हुआ, बवाल हुआ। आखिर बवाल के पीछे वजह क्या थी? यह है वजह। पार्लियामेंट में सांसद मौजूद थे। वक्फ बिल पर जेपीसी की जो टीम थी उसकी जो रिपोर्ट तैयार हुई वो आज रखी गई। देखिए क्या हुआ। जेपीसी पर रिपोर्ट पेश होते ही दोनों सदनों में हंगामा मचने लगा। विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर बवाल काटा है और विपक्ष ने जेपीसी रिपोर्ट को फर्जी बताया है।
बीजेपी विपक्ष ने जेपीसी रिपोर्ट से असहमति नोट हटाने का आरोप लगाया। विपक्ष का आरोप था कि सिर्फ बहुमत के विचारों को शामिल किया गया है। ऐसी रिपोर्ट को आगे बढ़ाना लोकतंत्र विरोधी है, संसदीय परंपराओं के खिलाफ बताया है, लोकतांत्रिक विरोध की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। वक्फ के विरोध में विपक्षी सांसदों ने 43 सिफारिश की थी, उनका कहना है, लेकिन इसमें से एक भी मानी नहीं गई। बोर्ड में गैर मुस्लिम 2 सदस्यों की एंट्री पर विपक्ष का विरोध है, साथ ही कलेक्टर को अधिकार देने का भी विरोध है। रिपोर्ट को दोबारा जेपीसी को भेजने की मांग की गई है। सरकार ने विपक्ष के सारे आरोपों को खारिज कर दिया, किसी भी असहमति नोट को हटाया नहीं गया, सरकार का कहना है। विपक्ष पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया है। असहमति नोट में कुछ ऐसा होता है जो समिति पर ही सवाल उठाता है तो अध्यक्ष उसे हटाने का अधिकार रखते हैं। यह एनडीए की रिपोर्ट नहीं है, यह कहा सरकार ने। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कहा सदन में कांग्रेस अध्यक्ष ने और बीजेपी अध्यक्ष ने। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्चर में एज इट इज रखा गया है। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है तो विपक्ष कर रही है। अब देखिए सवाल यह है कि आखिर वक्फ पर कौन सरकार के साथ है और कौन सरकार के खिलाफ है। देखिए जरा, ये साथ वाली लिस्ट है और ये खिलाफ वाली। बीजेपी वक्फ बिल के साथ है और कांग्रेस वक्फ बिल के खिलाफ है। इसके अलावा शिवसेना शिंदे भी वक्फ बिल के साथ है। नीतीश कुमार यानी जेडीयू भी वक्फ बिल के साथ है। अगला नाम है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू भी वक्फ बिल के साथ है। अजित पवार की एनसीपी भी वक्फ बिल के समर्थन में है और चिराग पासवान की एलजेपी भी समर्थन में। खिलाफ कौन है? कांग्रेस के साथ साथ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव है। ममता बनर्जी की टीएमसी भी बिल के विरोध में है, लेफ्ट भी विरोध में है। ये वो पार्टियां हैं जो इसके विरोध में है और तेजस्वी की आरजेडी भी वक्फ बिल के विरोध में। उधर स्टालिन की पार्टी डीएमके भी इसके विरोध में है। तो 2 खेमे बट गए हैं बिल के पक्ष और विरोध में। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर क्या कहना है इन नेताओं का जो पक्ष और विरोध में है। ये क्या कह रहे हैं वक्फ बिल को लेकर जो रिपोर्ट आज संसद में रखी गई है उस पर। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यह बिल असंवैधानिक है और यह बिल वक्फ को बचाने के लिए नहीं है बल्कि इसे बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों को मुसलमानों से छीनने के लिए। जगदंबिका पाल साहब ने कहा, जो खुद जेपीसी के टीम के को लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। रिपोर्ट पर विपक्ष ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा सभी से चर्चा कर इसे तैयार किया गया है। संजय सिंह ने कहा जेपीसी बैठक में हमने अपना पक्ष रखा, इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं लेकिन कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं उसे। आज वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारे की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे। डिंपल यादव ने कहा सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने इसी मुद्दे पर वॉकआउट किया है। वक्फ संपत्ति को लेकर इनकी साजिश है। इमरान मसूद कह रहे हैं यह बिल जल्दबाजी में लाया गया है, हमारे अधिकारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारे डिसेंट नोट को मान तो लिया है लेकिन इसे रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट तक जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरी में एक बात बोली कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी, उनकी राय को इसमें नहीं जोड़ा गया है, उनकी आपत्ति थी। मैं कहना चाहता हूं
कि विपक्ष के सदस्य संसदीय कार्य प्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं। उनकी पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। मैं आज भी कह रहा हूं कि हमने जो उनका नोट ऑफ डिसेंट है 421 पेज की हमारी 6 महीने की एक्सरसाइज पूरे देश के राज्यों के ऑफिशियल्स, स्टेक होल्डर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, माइनॉरिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेसर्स, लायर्स, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद हमने तैयार करके दी है। सब जल्दबाजी के अंदर किया जा रहा है। ये हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूरी तरीके से अब आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 29 में हमें अधिकार दिए हैं अपने पर्सनल लॉज को मानने के, अपनी संस्थाओं के प्रबंधन करने के। उन सब के ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलाने की तैयारी की हुई है और ये हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। सच्चाई से हम अपना अनदेखा कर सकते हैं कि कई जगह वक्फ की जमीन पर मॉल बने हुए हैं, बड़े बड़े बाजार बने हुए हैं, गरीबों के लिए वक्फ होता है, तब ये काम में क्या आपत्ति है। तो हमें मोटी बात कहनी यह है कि जो भी कहना है आप सदन में बहस में कहिएगा, लेकिन पूरी चर्चा का जब ये बिल आज इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसके इंट्रोडक्शन में आपत्ति का कोई मतलब नहीं है। के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात, जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। तो गृह मंत्री अमित शाह को सुना, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रिपोर्ट में ये जेपीसी की बाकायदा कमेटी बनी थी। वक्फ पर जेपीसी की कमेटी में लंबी चौड़ी बैठकें हुई, उसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। रिपोर्ट तैयार करने के बाद स्पीकर ओम बिरला साहब को रिपोर्ट सौंपी भी गई। अब आपको बताता हूं इस रिपोर्ट में क्या है। इस रिपोर्ट में जो है उसके विरोध करने वाले क्या तर्क दे रहे हैं और उसका समर्थन करने वाले क्या तर्क दे रहे हैं। देखिए, रिपोर्ट में पहली चीज है कि वक्फ संपत्ति का फैसला कलेक्टर करेगा। विरोध करने वाले कह रहे हैं वो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता है, वक्फ ट्रिब्यूनल से अधिकार कलेक्टर के पास चला जाएगा। इसका समर्थन करने वाले कह रहे हैं इससे वक्फ की मनमानी पर लगाम लग जाएगी और ऐसे ही वक्फ किसी संपत्ति पर हक नहीं जता सकता है। दूसरी चीज रिपोर्ट में है, दान दिए बिना संपत्ति वक्फ की नहीं है। अब इस पर विरोध करने वाले कह रहे हैं पहले दावे के साथ ही संपत्ति वक्फ की हो जाती थी, और विरोध करने वाले कह रहे हैं रेलवे से लेकर कोर्ट तक की जमीन पर दावा है, इस तरह के दावे से भविष्य में बचा जा सकेगा। दूसरी चीज जो रिपोर्ट में है, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा। विरोध करने वाले कह रहे हैं पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी होता था, इसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। समर्थन करने वाले कह रहे हैं अब फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं, रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील संभव है। इससे अवैध कब्जा और मनमानी रोक जो है वो खत्म होगी। तो इस तीसरी चीज जो रिपोर्ट में है, जमीन की आधिकारिक वक्फ डीड जरूरी है। विरोध करने वाले कह रहे हैं इससे होगा क्या कि पहले मस्जिदों या कब्रिस्तान जैसी संपत्तियों को बिना किसी दस्तावेज के वक्फ के रूप में मान्यता थी, कई ऐतिहासिक स्थलों के रिकॉर्ड नहीं होने का दावा है। समर्थन करने वाले कह रहे हैं संशोधन के तहत अब आधिकारिक वक्फ डीड जरूरी होगी, इससे जबरन जमीन कब्जे पर रोक लगेगी। और तमिलनाडु के गांव वक्फ संपत्ति बताया गया है गांव को। लखनऊ में 250 साल पुराने शिव मंदिर पर दावा किया गया, ऐसे दावे अब नहीं किए जा सकेंगे।
रिपोर्ट में एक और चीज कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री होगी। विरोध करने वालों का कहना है किसी भी हिंदू धार्मिक स्थल या संगठन के बोर्ड में मुसलमान नहीं है। वक्फ में गैर मुसलमानों को शामिल करने का औचित्य नहीं है। समर्थन करने वालों का कहना है वक्फ बोर्ड का विस्तार करने के लिए जरूरी है। शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों को इससे मौका मिलेगा। अन्य धर्म के 2 लोग के साथ 2 महिलाएं भी होंगी। इससे वक्फ बोर्ड का प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सकेगा। ये दोनों तरफ की दलीलें हैं। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए मुस्लिम धर्म गुरु क्या कह रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है इसका। हम जहां तक इसकी मुदाफात कर सकेंगे करते रहेंगे और हमने इसी सिलसिले में कदम उठाया है। मैं समझता हूं कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मौजू है बहस बने या इसकी मुखालफत की जाए। ये हमारा हक है, हम अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्फ बाय द मुस्लिम फॉर द मुस्लिम से, लिहाजा उसमें किसी किस्म के इस तरीके का कोई भी कानून साजी करना जो वक्फ के इंटरेस्ट में ना हो, कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं है। देखिए, पूरी तरीके से ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये कहीं से सही नहीं है और इसकी बाकायदा ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के ज़रिए से हम लोग मुखालफत कर रहे हैं, इसलिए कि JPC बना के बाकायदा इसको पूरी तरीके से पूरे मुल्क में घुमाया गया और इसका एक माइलेज लेने की कोशिश की गई। और जिस तरीके से इख्तियारात सरकारी लोगों को देने की बात हो रही है तो वो इख्तियारात उनके इख्तियार उनके नहीं है। आप अब तरमीम और अमेंडमेंट कर रहे हैं जो हानिकारक है मुस्लिम समाज के लिए। अगर इसी तरमीम को हम तस्लीम कर लेंगे तो आप तो जो चाहेंगे वो करेंगे। लिहाजा हमारा ये दस्तूरी हक है कि अगर हुकूमत, अगर पार्लियामेंट रास्ते पे नहीं रहती तो ठीक है, संसद आपके हाथ में है। हमारे दस्तूर और संविधान ने सड़क को भी हमारे हाथ में रखा है। आप संसद में अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम संसद से अलग हटकर सड़क पर आपसे हिंदुस्तान के संविधान की रोशनी में एहतजाज करते हुए उस वक्त तक आपसे ये जमहूरी लड़ाई जारी रखेंगे। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर वक्फ क्या है, क्यों बना, इसका मकसद क्या था और वक्फ पर जो बवाल है इससे पता चलेगा कि इसकी ताकत कैसे बढ़ती चली गई। तो वक्फ का मतलब है अल्लाह की जमीन, ऊपर वाले की जमीन, जो इस्लाम को मानने वाले दान कर देते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए संपत्तियों का उपयोग होता है। जमीन से होने वाली कमाई मुसलमानों पर इस्तेमाल होती है। यह चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। यह दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। 1954 में नेहरू सरकार में पहला वक्फ कानून आया। नरसिम्हा राव सरकार में इसकी शक्तियां और बढ़ गई। 1995 में इसमें संशोधन किया गया। 2013 में इसमें एक और संशोधन हुआ। मनमोहन सरकार ने इसकी शक्तियां बढ़ाई। 2009 में वक्फ के पास 4 लाख एकड़ जमीन थी। 15 साल में वक्फ की जमीन दोगुनी से ज्यादा हो गई। 2024 में वक्फ के पास 9 लाख एकड़ जमीन है और दावा है जमीन के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर आता है। रेलवे, सेना के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ की चल संपत्ति की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। और आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, इसीलिए यह हंगामा बरपा है। सुनिए सांसद क्या कह रहे हैं। JPC का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है। ये ऑल पार्टी मिलकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया है। ये कोई एक पार्टी का तो है नहीं, जैसे NDA का रिपोर्ट नहीं है। ये पार्लियामेंट का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। इस रिपोर्ट का महत्व होता है और इसके खिलाफ में अगर आप बोलते हैं तो आप अपना रिपोर्ट को आप खारिज कर रहे हैं कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हमारे मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान, उनकी ज़मीनों को कब्जाने का एक तरह से प्रयास है और उनकी संस्थाओं पर कब्जा करने का प्रयास है। इसलिए हमने इसकी मुखालफत की थी। के शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन JPC के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। ये जो वक्फ नाम पर जो गुंडई होती थी वो बंद होगी तो मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। मैं सभी वो समुदाय को, वो सभी गरीब को, मजलूमों को जिनकी कोई नहीं सुनता था, वक्फ नाम पर जिनकी ज़मीनें ले ली जाती थी, छीन ली जाती थी, सबको बहुत बहुत साधुवाद है और शुभकामनाएं। ये आया है
वक्फ बोर्ड के लिए, कल आएगा गुरुद्वाराओं पे, परसों आएगा ये मंदिरों पे, चर्चेज पे, ये सारे रूप में आएगा। विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताता हूं कि कैसे राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, जिनका कल निधन हो गया था, उन्होंने जल समाधि ली है, उन्हें जल समाधि दी गई है। ये आप देख रहे हैं मुख्य पुजारी महंत सतेंद्र दास के पांव छुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, महंत सतेंद्र दास का निधन हुआ, उससे पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे उनका हालचाल जानने के लिए, उनसे मिलने के लिए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, आज उनकी अंतिम यात्रा निकली है, आज उन्हें जल समाधि दी गई है और बड़ा रोल निभाया है उन्होंने रामलला के मंदिर बनने तक। ये उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और तस्वीर आप देख रहे हैं उनकी अंतिम यात्रा में इकबाल अंसारी भी उस रथ के साथ साथ चल रहे हैं। इकबाल अंसारी जिन्होंने ये मामला कोर्ट में लड़ा है, इनके पिता हाशिम अंसारी ने। महंत सतेंद्र दास को जल समाधि दी गई आज सरयू में। सरयू तट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, अयोध्या के सरयू में उन्होंने जल समाधि ली है। आइए उनके बारे में आपको बताऊं कि वो कब पहुंचे अयोध्या और क्या ताल्लुक रहा उनका अयोध्या से। राम मंदिर अयोध्या के मुख्य पुजारी सतेंद्र दास जी नहीं रहे। 87 साल में निधन के बाद उन्हें सरयू में जल समाधि दी गई। इससे पहले बैंड बाजे के साथ रामनगरी में अंतिम यात्रा निकली। वो अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर संत कबीर नगर के रहने वाले थे। 1949 में वो अपने पिता के साथ पहली बार अयोध्या आए। उस दिन से उनका तन मन राम की भक्ति में ही लग गया। 13 साल की उम्र में सतेंद्र दास जी पढ़ने के लिए अयोध्या आए। घर बार छोड़कर तभी से वो आजीवन सन्यासी बन गए। उनका पूरा ध्यान पढ़ना, पढ़ाना और राम भक्ति में लगा था। संस्कृत विद्यालय से आचार्य की पढ़ाई कर वो टीचर बन गए। कॉलेज में नौकरी लगी तो उनकी पहली तनख्वाह, पहली सैलरी 75 रुपए थी। 16 साल तक करीब इसी वेतन पर वो शिक्षक रहे। 1992 को उन्हें राम मंदिर का मुख्य पुजारी बनाया गया। पुजारी के तौर पर उनकी पहली तनख्वाह 100 रुपए थी। 2018 तक सतेंद्र दास जी की सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए महीना थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका वेतन 38,500 रुपए हो गया और पिछले साल उन्होंने खुद को कार्य मुक्त करने को कहा था, लेकिन ट्रस्ट ने उन्हें आजीवन सैलरी देने का निर्णय लिया था। उनकी आखिरी सैलरी 38,500 रुपए थी। उनके निधन के बाद सुनिए जरा क्या कह रहे हैं साधु संत। हमारे यहाँ की परंपरा जो है वो साधु संतों में रही, पहले भी रही, आज भी है। अब आज ये घड़ी दुख की है। आज भी अंतिम यात्रा है। आज अंतिम दिन, अंतिम विदाई देने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और हमारी भी जो है भगवान से और अल्लाह से प्रार्थना है कि इनको अयोध्या में रहे तो भगवान राम के पुजारी रहे, वहाँ भी भगवान इनको अपने करीब में रखे। वो मामला कोर्ट में रहा। जब हम लोग कोर्ट में पहुँचे थे तो कोर्ट का मामला था और जब हम लोग अयोध्या में रहते थे तो परिवार के तरीके रहते थे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण होने के बाद भी जो मुख्य पुजारी के रूप में रामलला की सेवा किए हैं, ऐसे पूज्य सतेंद्र दास जी, और भगवान श्री रामलला से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। कितनी भी गर्मी रही हो, कितना भी बरसात रहा हो, कितना भी ठंड रहा हो, और वो श्री राम जब टेंट में थे उस समय महाराज टेंट में रहकर पूरा अर्चना आराधना सब करते रहे। ये आज एक युग का अंत हुआ। दक्षिणायन भगवान रहे, पूर्णवासी था, मरना तो सबको था। अयोध्या में पूजा करते मरे, मतलब कि पुजारी रहे तब शरीर छूटा, इसलिए हम लोग दुख भी है, हर्ष भी है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं और अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिलने वाले हैं। लेकिन कैसे
उनका वेलकम हुआ आपको बताऊंगा। जब मोदी उतरे तो कैसे सांसें थम गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिलने वाले हैं अब से कुछ मिनटों बाद, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहली तस्वीर जब पीएम मोदी पहुंचे, ग्रैंड वेलकम हुआ अमेरिका में पीएम मोदी का। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हैं और उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों के बीच पहुंचे। भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम किया है। मोदी मोदी के नारों से वॉशिंगटन गूंज उठा। जरा ये तस्वीरें, अभी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अमेरिका के एनएसए से मुलाकात कर रहे हैं पीएम मोदी। ये मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता भी कई होनी है, ट्रंप से भी मुलाकात होनी है। लेकिन पीएम मोदी कहां रुके, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। अमेरिका में पीएम मोदी रुके इस ब्लेयर हाउस में। 200 साल पुराना ये ब्लेयर हाउस है। जो मेहमान आते हैं, खास मेहमान, उन्हें यहां ठहराया जाता है। और यहां जो अमेरिका का झंडा लगा था, पीएम मोदी पहुंचे तो अमेरिकी झंडा हटाया गया और तिरंगा लहराया गया। ये देखिए जरा, अमेरिकी झंडा हटाया गया और उसके बाद तिरंगा लगाया गया है। देख रहे हैं आप, ये अमेरिकी फ्लैग उतारा जा रहा है ब्लेयर हाउस से और ये तिरंगा लहराया है उस ब्लेयर हाउस में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हुए हैं। अमेरिका में कड़ाके की सर्दी में जबरदस्त गर्मी दस्तक दे रही है। नीला आसमान, रिमझिम फुहारें और लहराते तिरंगे के बीच मोदी अमेरिका में उतरे तो माहौल खालिस देसी हो गया। ये अमेरिका और भारत के रिश्तों की नई कहानी है। ये मोदी और ट्रंप की दोस्ती की एक वानगी है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, जिसका इंतजार खुद डोनाल्ड ट्रंप को भी है, क्योंकि दोनों के लिए नेशन फर्स्ट है। दोनों लेफ्ट लिबरल गैंग पर नकेल कसना चाहते हैं। मैं इस वक्त व्हाइट हाउस के ठीक सामने हूं और यहीं पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच महामुलाकात होने वाली है। आज द्विपक्षीय वार्ता का दिन है, कई दौर की चर्चा होगी और उसके बाद वो बड़ी मोदी ट्रंप बैठक होगी जिसका इंतजार न सिर्फ भारत और अमेरिका कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर रहेंगी। मोदी का यह 10वां अमेरिका दौरा है, लेकिन ये दौरा बाकी दौरों से ज्यादा खास है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में लौटे हैं। मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी का इतिहास बना चुके हैं। शायद इसलिए ट्रंप मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी महान है, वह मेरे मित्र हैं। बाहर से वह ऐसे दिखते हैं जैसे वह आपके पिता हैं। वह सबसे अच्छे हैं। और आइए आपको बताऊं, ट्रंप पीएम मोदी से मिलने कब जा रहे हैं। ट्रंप मिल रहे हैं शपथ लेने के बाद। वो सिर्फ 3 नेताओं से मिले, चौथे मोदी हैं। पहले नेतन्याहू से मिले। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, नेतन्याहू के बाद ट्रंप मिले हैं जापान के प्रधानमंत्री से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शिगेरू इशिबा की। अगली तस्वीर देखिए, ट्रंप मिले हैं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से। और ट्रंप अब मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो इस मुलाकात में कौन सी बड़ी डील होने वाली है, इस मुलाकात में क्या बात होने वाली है और ये
दुनिया की सबसे बड़ी मुलाकात है जो इस वक्त होने जा रही है अमेरिका में। पूरी दुनिया की नजर इस तरफ होगी। देखिए क्या बात होगी। मोदी की मेजबानी खुद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और देर रात दोनों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। देर रात 2:30 पर व्हाइट हाउस में मिलेंगे और ट्रंप ने उनके सम्मान में व्हाइट हाउस में डिनर की तैयारी भी कर रखी है। दूसरे कार्यकाल में मोदी ट्रंप के बीच ये पहली मुलाकात होगी। राष्ट्रपति बनने के बाद चौथे बड़े नेता से ट्रंप मिल रहे हैं, इसलिए इसे विश्व राजनीति के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अपने मंत्रिमंडल से भी मिलवाएंगे, बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय से भी मुलाकात होगी। अमेरिका में 54 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जिसमें 20 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं, जिनका अमेरिका अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। इसलिए दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। अब बात टैरिफ की। सबसे बड़ा मुद्दा टैरिफ का होगा। अमेरिका टैरिफ की दरें बढ़ा रहा है, कई देशों के खिलाफ टैरिफ बढ़ा चुका है, भारत के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने के संकेत दिए हैं। ऐसे में मोदी और ट्रंप मुलाकात में यह मुद्दा छाया रहेगा। ऐसे में मोदी और ट्रंप इस मुद्दे पर बात करेंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी सस्पेंस बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ वक्त पहले पोस्ट किया, लिखा 3 महान हफ्ते शायद अब तक के सबसे अच्छे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा दिन है। पारस्परिक टैरिफ अमेरिका को फिर से महान बनाए। अगली चीज आयात निर्यात है। भारत ने अमेरिका से तेल खरीदने के संकेत दिए। मोदी ट्रंप मुलाकात में इस पर समझौता हो सकता है। अगर समझौता हुआ तो टैरिफ में राहत मिल सकती है, क्योंकि तेल आयात से अमेरिका का व्यापार घाटा कम होगा। अगली बड़ी चीज रक्षा सौदे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अहम है। भारत अमेरिका से हथियार खरीदने को तैयार है, लेकिन इसके बदले में उसकी टेक्नोलॉजी भी चाहता है, क्योंकि मोदी के लिए मेक इन इंडिया बेहद अहम और खास है। कई सौदे पर बाइडेन प्रशासन इसके लिए तैयार था, लेकिन ट्रंप की नीति इसके ठीक उलट रही है। ऐसे में क्या रास्ता निकलता है देखना होगा। इमिग्रेशन और वीजा दोनों के बीच ये मुद्दे बहुत अहम हैं। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में इस पर सख्त हैं। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बाहर निकाल रहे हैं और बड़ी संख्या में भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। अमेरिका में करीब 7,25,000 अवैध भारतीय हैं। ऐसे में भारत के लिए यह मुद्दा बेहद अहम है। वैकल्पिक मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों के बीच रूस यूक्रेन पर चर्चा हो सकती है। इजराइल हमास जैसे मुद्दों भी बातचीत होगी। ईरान को लेकर दोनों के बीच लंबी बातचीत भी संभव है। क्वाड, दोनों देशों के बीच क्वाड बेहद अहम है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत इसके सदस्य हैं, जो चीन की विस्तारवादी सोच को रोकने के मकसद से काम कर रहे हैं। क्वाड की अगली बैठक भारत में होने वाली है। इन सब मुद्दों पर बात होगी। सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार क्या कह रहे हैं इस मुलाकात पर। हम ये चाहते हैं अमेरिका जो हमें दे उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो अहम रूप से, राइट। एक नया जो मुझे एंगल नया दिखता है, आता हुआ पुराना है बट नया, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी का एक तरह से रेनेसां होता दिख रहा है, जो पिछले 10 साल से दुनिया भर में न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूकुशिमा डिजास्टर के बाद से रुकी हुई थी। This is the time when we see the Quad also coming up and becoming really strong. इस समय ये दोनों बहुत मजबूत स्थिति में हैं। इसलिए भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक रूप से संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की आपसी समझ भी काफी अच्छी है। Prime Minister and the US President have a very strong rapport. They've established a very strong rapport with each other. और आइए अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में किनसे मिले। ट्रंप से मिलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुलसी गबार्ड से मिले। खुफिया एजेंसी की बॉस है तुलसी गबार्ड, जिनसे पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। डायरेक्टर है इंटेलिजेंस विभाग की अमेरिका में। मुलाकात हुई, बात हुई तुलसी गबार्ड से। पहले मैंने आपको दिखाया शुरू में कि वहां के एनएसए से भी मिले हैं। और तुलसी गबार्ड के अलावा पीएम मोदी जब फ्रांस में थे तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति से फ्रांस में मुलाकात हुई थी। जेडी वेंस से मुलाकात कर रहे हैं पीएम मोदी। वेंस के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था और जन्मदिन भी मनाया पीएम मोदी ने उनके बच्चे का। अब आपको बताऊं, ये जो दो बड़ी मुलाकात हुई है, इसके मायने क्या है, ये दो लोग हैं कौन दरअसल, पहले इसके बारे में जानिए। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं तुलसी गबार्ड की और दूसरी आप देख रहे हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति। ये इस मुलाकात की बात करते हैं। ट्रंप से पहले तुलसी गबार्ड से पीएम मोदी ने मुलाकात की। ट्रंप प्रशासन में तुलसी गबार्ड बेहद ताकतवर है। तुलसी गबार्ड अमेरिकी खुफिया की निदेशक पद पर है। प्रधानमंत्री की यात्रा से ठीक पहले उन्होंने कार्यभार संभाला है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में सबसे पहले उन्हें बधाई दी। मोदी के दौरे से पहले गबार्ड के कार्यभार संभालने का बड़ा महत्व है।
इससे ट्रंप की नजर में मोदी के दौरे की अहमियत समझी जा सकती है। मोदी से जब गबार्ड मिली उस वक्त जयशंकर और डोभाल भी मौजूद थे। बैठक में मोदी ने साफ इशारा किया कि उनके लिए हिंदू हित की रक्षा सर्वोपरि है। तुलसी गबार्ड एक सैन्य अधिकारी रही हैं और गबार्ड इराक और कुवैत में काम कर चुकी हैं। तुलसी गबार्ड की सनातन के प्रति आस्था रही है, अमेरिका में हिंदू हितों को मुखरता से उठाती रही हैं। गबार्ड भारतीय मूल की नहीं है, खुद को हिंदू बताती हैं। तुलसी गबार्ड की मां कैरल से हिंदू धर्म अपनाया था उनकी मां कैरल ने, जबकि उनके पिता रोमन कैथोलिक ईसाई थे। 21 साल की छोटी उम्र में राजनीति में आई, डेमोक्रेटिक पार्टी से 4 बार सांसद बनी हैं। अब अगली मुलाकात हुई, उससे पहले मुलाकात हुई थी जेडी वैंस से, उपराष्ट्रपति है यानी ट्रंप के डिप्टी। गबार्ड से पहले जेडी वैंस से मिल चुके हैं पीएम मोदी। वैंस और मोदी की मुलाकात फ्रांस में हुई थी। जेडी वैंस ने मोदी को बेटे के बर्थडे पर बुलाया था और इस मौके पर उनके बर्थडे गिफ्ट भी पीएम मोदी ने दिया उन्हें। जेडी वैंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, ट्रंप के बहुत खास और करीबी हैं। इस मुलाकात में दोनों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर खुलकर बात की है। इससे मोदी ट्रंप मुलाकात की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। जेडी वैंस नरेंद्र मोदी से काफी प्रभावित रहे हैं। उपराष्ट्रपति वैंस का झुकाव भारत की तरफ रहा है। दरअसल जेडी वैंस की पत्नी ऊंचा भारतीय मूल की हैं, इसलिए वैंस ने अपने बेटे के बर्थडे पर मोदी को बुलाया था। वैंस ने मोदी के साथ बर्थडे पार्टी की तस्वीरें भी साझा की हैं। जेडी और ऊषा ने अपने बच्चे का नाम भी विवेक रखा है, जो भारतीय सनातनी नाम की अगुवाई करता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जब मोदी अमेरिका पहुंचे हैं, उनका वेलकम भारतीयों ने किया, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे भारतीयों के लिए बहुत बड़े आदर्श हैं प्रधानमंत्री मोदी। जितना बढ़िया काम वो कर रहे हैं इंडिया में, लोग देख के अपने में फूले नहीं समा रहे हैं कि जो हमारी मातृभूमि है वहाँ से हम लोग यहाँ आए, यहाँ प्रोस्पेरस हम लोग हैं, वहाँ पे इतना बढ़िया वो काम कर रहे हैं। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक मोमेंट है फॉर हमारे भारत के लिए एंड स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, बिकॉज जो वो भारत के लिए कर रहे हैं इक्विवेलेंट वी आर सीइंग कि डोनाल्ड ट्रंप सर अमेरिका के लिए कर रहे हैं। एक अच्छे लीडर, महान लीडर यहाँ पे हैं और दूसरे महान लीडर से मिलने आ रहे हैं, तो मोदी और ट्रंप का दोनों ही जोड़ी बहुत बढ़िया से ये रहा दूसरे के लिए। बिग फैन ऑफ मोदी जी एंड ही इज द बेस्ट लीडर। मोदी जी इतना हमारे लिए कर रहे हैं, दिस इज द लीस्ट वी कुड डू। हमने 4 घंटे से एक पैर पे खड़े रह के तब किया है मोदी जी को थैंक यू बोलने को, एंड वंस अगेन थैंक यू मोदी जी। इतना अच्छा लगा उनसे मिलने। दिस काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी इज सो टचिंग, इट्स सो कमेंडेबल। I see Modi ji as, we all see Modi ji as one of the, visionary, not only for India but for the world. He's a global leader who is thinking beyond India. और भारत को, जिनका विजन ही भारत को विश्व गुरु बनाना है, so what can go beyond that? आइए अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां रुके हैं उस पैलेस को देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये गेस्ट हाउस है डोनाल्ड ट्रंप का, वॉशिंगटन डीसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसे ब्लेयर हाउस कहते हैं। ये ब्लेयर हाउस अपनी खासियतों के लिए जाना जाता है। आइए इस ब्लेयर हाउस के बारे में आपको बताऊं क्यों खास है जहां पीएम मोदी रुके। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी को ब्लेयर हाउस में ठहराया गया है। व्हाइट हाउस के ठीक सामने है ये ब्लेयर हाउस। अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस है ब्लेयर हाउस। ब्लेयर हाउस वॉशिंगटन डीसी के ठीक बीचों बीच है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस से भी बड़ा है। दुनिया के दिग्गजों को दरअसल इसी ब्लेयर हाउस में ठहराया जाता है। यह प्रधानमंत्री के प्रति ट्रंप की सोच को भी दर्शाता है और मोदी ट्रंप मुलाकात के संकेत भी इससे मिलते हैं। इसे अमेरिकी कूटनीति का गढ़ भी कहते हैं। ब्लेयर हाउस में 120 से ज्यादा कमरे हैं, शानदार बाथरूम के साथ 14 गेस्ट रूम हैं, 3 बड़े डाइनिंग हॉल और 2 विशाल कॉन्फ्रेंस रूम हैं। प्राइवेट ब्यूटी सैलून, वेलनेस सेंटर और जिम भी है। 4 टाउन हाउस को जोड़कर बड़ा आकार दिया गया है इसे, और इसका निर्माण 60,600 स्क्वायर फीट में हुआ है। आपको बताऊं इसमें कौन कौन ठहर चुका है। विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, इसमें रुक चुके हैं, और चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, ठहर चुके हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ब्रिटेन की महारानी, और टोनी ब्लेयर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री भी इसमें ठहर चुके हैं। हमारे सहयोगी सुचारता वॉशिंगटन डीसी में है, मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी रिपोर्ट देखिए जरा।
मैं इस वक्त ब्लेयर हाउस के ठीक सामने हूं। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वॉशिंगटन डीसी के इस दौरे में ठहरे हुए हैं। आप मेरे ठीक पीछे ब्लेयर हाउस के पीछे ऊपर लगा हुआ वो तिरंगा भी देख सकते हैं। ये इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच गए हैं और इंडियन फ्लैग जो तिरंगा है वो ब्लेयर हाउस के ऊपर लहरा रहा है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो ब्लेयर हाउस है यहाँ पर जितने भी स्टेट डिग्नेटरीज आते हैं यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं वो इसी ब्लेयर हाउस में ठहरते हैं। ये व्हाइट हाउस के ठीक सामने है। व्हाइट हाउस इसके सामने है सड़क के उस पार और यहाँ पर ब्लेयर हाउस है जहाँ पर। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और खबर आई आज बारात में जब तेंदुआ घुस गया। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं शादी का हॉल था और उसमें तेंदुआ घुस गया। बाराती अंदर मौजूद थे। देखिए जरा, ये तेंदुआ अंदर दाखिल हुआ है, अंदर गया, अंदर पहुंचा, अंदर बारात की तैयारियां चल रही थी और उसके बाद हड़कंप मच गया जैसे ही तेंदुआ पहुंचा। उसके बाद की तस्वीरें देखिए जरा, अगली तस्वीर देखिए। तेंदुआ पहुंचा है, बारात में जैसे ही घुसा लोग भागने लगे, कुछ समझ पाते भगदड़ मच गई। मैं इसके अंदर बंद हूँ और वहाँ पे भी बाहर भी आप अगर सिचुएशन देखिए तो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रखा है, तो सभी लोग उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद तेंदुआ अंदर घुसा तो दूल्हा और दुल्हन हॉल छोड़ के भागे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दूल्हा निकल कर भागा है और फिर दुल्हन निकल कर भागी। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद देखिए पुलिस पहुंची है। पुलिस ने बेहोशी की बंदूक से निशाना लगाया, ट्रैंकुलाइज किया है। ये तेंदुआ झपटा और उसके बाद देखिए तेंदुए को ले जा रहे हैं पुलिस। बेहोश करके तेंदुए को पुलिस और वन विभाग की टीम ले गई। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।